नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खरी खरी और मैं हूं आपके साथ मानसी। आज का हमारा मुद्दा है कि बिहार में हो गया खेला, बिखर गया एनडीए का कुनबा। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है और बिहार में लगातार जिस तरीके से हम आपको अपनी खबरों में बता ही रहे हैं कि एनडीए जो है बिखर रहा है, उनके जो मंत्री हैं, उनके जो नेता है वो लगातार नाराज चल रहे हैं और इसी के साथ में बिहार में एनडीए में बड़ा खेला हो सकता है, जिसके चलते जो नीतीश कुमार हैं, जो नीतीश बाबू हैं, वो विदेश यात्रा अपनी कैंसिल कर रहे हैं, वो विदेश नहीं जा रहे हैं। ये चर्चा निकलकर सामने आ रही है। इसी के साथ में आपको बता दें कि चिराग पासवान जो हैं, मुकेश सैनी से उनकी बात करने की बात सामने आई है कि उनकी फोन पर बात हुई। इसके साथ में तेजस्वी यादव है, उनसे भी फोन पर बात करने की खबर निकलकर सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पवन सिंह जिनको बीजेपी ने आसनसोल से जो है टिकट दिया था, उन्होंने मना कर दिया था। और कल हमने आपको बताया ही था कि जिस तरीके से उनकी बाइट सुनाई थी, उन्होंने बोला था कि हाँ, वो आसनसोल से नहीं लड़ेंगे, बीजेपी के लिए उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस वक्त ही आपको एक बड़ी खबर ये बता दें कि जो पवन सिंह हैं वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। खबर ये है कि जो पवन सिंह है वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं और आरा से वो टिकट मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से उनकी बात हुई है और ये कहा जा रहा है कि वो उनकी मांग को पूरी कर सकते हैं और उनको आरा से टिकट मिल सकती है। जरा हम अपनी टीम से ये कहेंगे कि उनकी बाइट सुना दे पहले। जी से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है। आगे जो भी होगा अच्छा होगा। समय बताएगा, चुनाव लड़ेंगे, कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। अभी थोड़ा होल्ड रखिए। क्या कारण रहा कि आपको वहाँ से हटना पड़ा? आपने जो गाने गए थे, बंगाल को लेकर गाने गए थे, उसका कारण रहा आपको हटना पड़ा? ठीक है, समय की बात। चलो, तो देखा आपने किस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि कल उन्होंने ये बयान दिया था और हमने कहा ही था अपनी खरी खरी में कि ये उन्होंने साफ साफ मना नहीं किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने ये कहा था, आशंका जताई थी कि वो किसी और पार्टी में जा सकते हैं और अभी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, चल क्या रहा है बिहार में? एनडीए लगातार बिखर रही है और पवन सिंह जिन्होंने बीजेपी में शामिल होने के लिए मना कर दिया, तो अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि वो आरजेडी में शामिल होना चाह रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि उन्हें आरा से सीट दी जाए। देखिए, असल में भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कहा जाए कि बिहार में जो उल्टा खेल शुरू हुआ है, उसका जो शिराजा बिखरना शुरू हुआ है एनडीए का, वो जो गठबंधन की जो रैली हुई 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने लगीं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर वहाँ संकट बढ़ने लगे। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ तेजस्वी यादव ने प्रहार किया, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने वहाँ से प्रहार किया, और एक तरीके से जो तेजस्वी ने तो ये भी कह दिया कि भाई मोदी जी के हमारे चाचा की गारंटी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इस तरीके से बातें की। तो उसके बाद फिर वहाँ एनडीए के जो घटक दल हैं उनके अंदर एक चिंतन शुरू हो गया कि क्या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि उनको वहाँ से चुनाव जिता करके ले जाएं। और एक आभास भी लोगों को हो गया कि जिस तरीके से जन समर्थन वहाँ तेजस्वी यादव को मिला 10 दिन की उनकी जो यात्रा थी, जन विश्वास यात्रा, उसके दौरान, और उसके बाद जो जन विश्वास महारैली हुई, उसमें जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा, उससे ये छोटे दल जो थे उनको ये आभास हो गया कि एक बड़ा मतदाता वर्ग जो है वो इस समय आरजेडी और इंडिया गठबंधन के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन जो है वो इसकी टक्कर लेने में कामयाब नहीं होगा। तो ये संदेश जाने के बाद फिर जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जो थे उनके अंदर जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी कुलबुला रही थी, वो फिर बड़ी सतह पर आना शुरू हो गई, बड़े फलक पर आना शुरू हो गई। इससे पहले जिस तरीके से वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जो भारतीय जनता पार्टी का एक घटक दल है लोक जनशक्ति पार्टी, उसका जो एक गुट है चिराग पासवान गुट, वो चिराग पासवान प्रधानमंत्री की रैली में उपस्थित नहीं थे। इसी तरीके से जो जेडीयू छोड़ करके गए हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनकी भी अपनी पार्टी है, वो भी जो थे उस रैली में मौजूद नहीं थे। तो ये एक संदेश गया, जबकि चिराग पासवान का जो विरोधी गुट है यानी पशुपतिनाथ पारस जो हैं, वो उस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ मंच पर मौजूद थे। तो ये जिस तरीके से वहाँ हुआ और एनडीए के अंदर एक दरार पड़ना शुरू हुई, उसको इस रैली ने, तेजस्वी यादव के भाषण ने और लालू प्रसाद यादव के प्रहार ने
और इस महारैली ने जो है वो उसको धार देने का काम किया और जो एनडीए के अंदर जो अंतर्विरोध थे उनको जो है और बड़ा करने का इसने काम किया। इसी के बाद आप देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को घोषित किया कि वो आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लेंगे, बिल्कुल, और उसके बाद 24 घंटा इंतजार करने के बाद पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। और जो हम लोगों ने बाइट सुनवाई पवन सिंह उसमें ये तो कहते सुने जा रहे हैं कि वो मतलब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये इनकार नहीं कर रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इसमें कह रहे हैं कि जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। तो अब जो खबरें चल रही हैं उन खबरों के मुताबिक मसला ये है कि शायद पवन सिंह की बात जो है वो आरजेडी में चल रही है और आरजेडी के टिकट पर पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये शायद उनकी बात तेजस्वी यादव से चल रही है और बहुत जल्दी इसकी घोषणा हो सकती है कि पवन सिंह जो है वो जाकर के आरा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये अभी सूत्रों के हवाले से खबरें हैं, इसकी अभी पुष्टि कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। जो भी बातें चल रही होंगी वो उनकी अंदर चल रही होंगी, लेकिन जो खबरें आ रही हैं छन छन के और जो अंदर से हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये सूत्र इस तरीके की खबरें दे रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये क्या होगा वो तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से ये सब चीज़ें हुई उधर ये चर्चा और भी चल रही है। वो चर्चा ये है कि तेजस्वी यादव की चिराग पासवान से और जो वीआईपी पार्टी है उसके मुखिया मुकेश सहनी से फ़ोन पर कोई बातचीत हुई है। वो क्या बातचीत हुई है, ये तो फ़ोन पे बातचीत हुई है, तो हम भी वहाँ मौजूद नहीं थे, दूसरा भी कोई मौजूद नहीं था, लेकिन खबरें ये हैं कि शायद उनकी फ़ोन पे बातचीत हुई है और ये बात चल रही है कि किस तरीके से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और वीआईपी पार्टी जो है वो आरजेडी के साथ आ सकते हैं। मसला ये है कि आरजेडी उसके वीआईपी के जो विधायक थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ शामिल करा लिया अपने गठबंधन में। तो उनका बीच में बयान भी था मुकेश सहनी का, जब ये सब चल रहा था, नीतीश कुमार पलटी मार रहे थे कि भाई हम तो ना 3 में है ना 13 में। तो उनका 3 में या 13 में कहने का मतलब ये था कि वो अकेले बचे और एमएलसी हैं वो, और उनके विधायक सब जो थे वो चले गए दूसरे खेमे में, तो वो कहाँ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी से चोट खाए हुए मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी से ही चोट खाए हुए चिराग पासवान दोनों जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अपना बदला पूरा करने के लिए और नीतीश कुमार से अपना बदला पूरा करने के लिए अब हो सकता है कि वो आ जाएं आरजेडी के साथ। ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं और इस पर अंदर जो काम चल रहा है, खबरें ये है कि ये डील भी लगभग पक्की होने की उस पर है, सीमा पे है, और बहुत जल्दी ये खबर आ सकती है कि चिराग पासवान ने और वीआईपी ने जो है वो एनडीए को छोड़ दिया है। ये खबरें भी आ सकती हैं। तो ये सभी अंदर खबरें अभी चल रही हैं, पक रही हैं, और देखना ये है कि इसमें किस तरीके से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी इसको देखते हैं और किस तरीके से वहाँ एनडीए का शिराजा बिखरता है। मानसी जी, तो मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे, एनडीए ने जिस तरीके से छोटी छोटी दलों को अपने पास लाया था, अपनी पार्टी में जोड़ा था, लेकिन अब वही जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो अब एनडीए को आंख दिखा रही हैं। देखिए एनडीए को आंख क्या दिखा रही है, एक तो ये है कि इसमें 2 बयानों ने खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा जो है वो जेपी नड्डा, उनके बयानों ने भी इसमें बहुत जो है वो काम किया है। एक तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 पार और 400 जो है वो गठबंधन आएगा, तो ये संदेश गया कि भाई 370 तो आप अकेले जीत रहे हैं, 38 आपके गठबंधन के सहयोगी हैं, आप उन 38 गठबंधन के सहयोगियों को आप 30 सीटें दे रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी ही सीटों का इंतजाम करने में लगी हुई है। तो ये संदेश गठबंधन के जो छोटे सहयोगी थे, एनडीए के जो छोटे सहयोगी थे, उनके अंदर गया है। यह भी संदेश गया कि ठीक है नीतीश कुमार को भी कुछ सीटें मिल जाएंगी, मगर जो छोटे दल हैं खासतौर से जैसे हम हैं उनकी जीतन राम मांझी की, वो उनके 4 विधायक हैं। अब वो 2 मंत्री चाहते थे बिहार की सरकार में, जो उनको नहीं मिले। वो चाहते हैं कि उनको 3 सीट मिल जाए लड़ने के लिए लोकसभा की, जो उनको भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं। तो ये भी जो अंदर अंदर उनका मतलब सीट शेयरिंग को लेकर के वहाँ जो झगड़ा शुरू हुआ है, उसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि उनको लग रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके ना तो सम्मान मिल रहा है ना सीट मिल रही है, तो क्यों ना ऐसी जगह जाया जाए जहाँ सम्मान भी मिले और सीट भी मिले, भले ही कम मिले सीट या ज़्यादा मिले, जो भी है, हो सकता है कि जितना चाहते हो उतना मिल भी जाए। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, जिस तरीके से तेजस्वी ने और लालू प्रसाद यादव ने खुला दिल दिखाया है और सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के ऊपर जो है वो प्रहार किए हैं। असल में एनडीए की दिक्कत क्या है बिहार में खासतौर से, कि जो भी छोटे दल हैं सबकी अदावत जो है वो नीतीश कुमार के साथ है। वो चाहे चिराग पासवान हो, उनकी भी अदावत नीतीश कुमार के साथ है, जीतन राम मांझी है, उनकी भी अदावत नीतीश कुमार के साथ है, मुकेश सहनी है, उनकी भी अदावत नीतीश कुमार के साथ है। अब नीतीश कुमार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सटना चाहते हैं अच्छे तरीके से। अब वो वादा कर रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो उनकी इस बात पर हंसे थे जब उन्होंने कहा था कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, इधर आ गए। तो यानी कि नीतीश कुमार का भरोसा अभी नहीं है किसी को। लेकिन जो अंदर जो जहाँ से आपने शुरुआत की थी, बात ये आ रही है कि अब खबर ये भी है
कि नीतीश कुमार के साथ भी भारतीय जनता पार्टी को खेला करना चाहती है। तो जिस तरीके से मतलब एक अविश्वास जो पैदा हुआ है एनडीए के घटक दलों में बिहार में, उसने काफ़ी कुछ जो है वो बिहार की राजनीति को बदलने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री की हंसी जो है, असल में उस हंसी ने भी, प्रधानमंत्री की हंसी ने नीतीश कुमार को भी बेचैन कर दिया है कि प्रधानमंत्री ये भरोसा नहीं कर पा रहे कि वो साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इधर वो जाने वाले थे विदेश यात्रा पर। अब खबर ये आ रही है कि जो खबरें चलना शुरू हुई, खबरें ये चलना शुरू हुई कि प्रधानमंत्री जैसे ही नीतीश कुमार विदेश यात्रा पर जाएंगे और प्रधानमंत्री जाएंगे बिहार की धरती पे, उसी समय कोई बड़ा खेल जो है वो नीतीश कुमार के साथ हो जाएगा और नीतीश कुमार के नीचे से लाल कालीन जो है वो खींच लिया जाएगा। यानी नीतीश कुमार जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन के तौर पे विदेश यात्रा पे, और जब लौट के आएंगे तो उनके आगे पूर्व मुख्यमंत्री लिखा होगा। ये खबरें चलना शुरू हुई। रोकना चाहूंगा और इसी बात आपने जो भी चर्चा की है नीतीश कुमार की, इसी पर मैं आपको बाइट सुनाना चाहूंगी जिसमें नीतीश कुमार बोल रहे थे कि आप कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अब आप ये बाइट सुनिए। किया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है सब मिल करके। तो ये आपने सुना, नीतीश कुमार ने बोला कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार को ही शायद धक्का लग सकता है और इसी के डर की वजह से वो अब विदेश यात्रा पर नहीं जा रहे हैं। खबर ये निकलकर सामने आ रही है, तो एनडीए उनके साथ कोई बड़ा खेला कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे अमलिंदु जी इस पर? देखिए, नीतीश कुमार जो कह रहे हैं इसके 2 अर्थ हैं जी। नीतीश कुमार कह रहे हैं अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो यानी एक तो वो भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री को कि अब वो पलटी नहीं मारेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि चाचा आप जहां वहीं रहिए, नमस्ते आपको, आप वहीं खुश रहिए। लेकिन मतलब ये इसका संदेश ये भी है कि नीतीश कुमार भाप चुके हैं कि क्या खेल होने वाला है, कुछ खेल होने वाला है। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मोदी जी, मैं जो विदेश जा रहा था वो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूंगा, मैं आपको मौका नहीं दूंगा कि आप मेरे पीछे मेरा कालीन खींचने का कोई काम करें। तो ये खबरें जिस तरीके से आ रही हैं, चूंकि नीतीश कुमार ने जब छोड़ी थी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था, तो उसमें आरोप यही था कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके पार्टी को तोड़ना चाहती है। और तेजस्वी ने यही विधानसभा के अंदर विश्वास मत पे बोलते हुए कहा भी था कि भाई आपने तो कहा था कि वो आप इसलिए आए हैं हमारे पास कि आपको छोड़ दिया है उसने, मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपको पार्टी को तोड़ना चाहती है, तो आप तो इसके लिए हमारे पास आए थे, हम तो आपके पास गए नहीं थे। तो नीतीश कुमार असल में देखा जाए तो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो ये भी नीतीश कुमार की भी समझ में आ रहा है। तो मतलब ये है कि अब जो जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, और खासतौर से इंडिया गठबंधन की जो रैली हुई पटना की, उसके बाद बिहार में बहुत सी चीजें बदली हुई नजर आ रही हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार पैदा हो गया। पहले बिना परिवार के थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब उनका परिवार पैदा हो गया, बड़ा परिवार पैदा हो गया, बहुत बड़ा परिवार बताया प्रधानमंत्री का बताया जाता है। तो वो प्रधानमंत्री के किससे क्या रिश्ते हैं वो तो खैर अलग का मसला है कि क्या रिश्ते हैं, किसके परिवार में क्या क्या रिश्ते होते हैं, प्रधानमंत्री परिवार की परिभाषा समझते हैं कि नहीं समझते हैं, वो एक अलग का मसला है। लेकिन उनका एक परिवार जो है वो पैदा हो गया। तो ये इसका मतलब लालू प्रसाद यादव को शुक्रिया बनता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि किस तरीके से परिवार की जो है वो जिम्मेदारी बनती है, परिवार किस तरीके से होता है, तो ये उनको समझा दिया। लेकिन सिर्फ परिवार का ही मसला नहीं, अब वो परिवार जो है वो जो संघ परिवार कहा जाता है, तो संघ परिवार को लेकर के चीजें सब शुरू हो गई। और खासतौर से परिवार भारतीय जनता पार्टी का बिहार में है, उस परिवार के अंदर जो उठापटक शुरू हो गई, परिवार भारतीय जनता पार्टी का बिहार में टूटने के कगार पे पहुंच गया। लालू यादव ने जो संदेश दिया और जिस तरीके से तेजस्वी ने कहा कि भाई चाचा आप जहां हैं वहीं रहिए, तो चाचा आप वहीं रहिए का संदेश देकर के तेजस्वी ने एक तरीके से जो चाचा के विरोधी लोग वहां एनडीए में हैं, खासतौर से
उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और मुकेश सैनी, इनको एक तरीके से संदेश दे दिया कि भाई चाचा को वहीं रहने दो, आपको आना है तो आप इधर आ जाइए, आपके दरवाजे खुले हुए। तो ये संदेश चला गया। और जिस तरीके से खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव की फ़ोन पे कोई बातचीत हुई है, पता नहीं क्या बातचीत हुई है चिराग पासवान और मुकेश सैनी के साथ, तो ये अब वहाँ एक नया डेवलपमेंट सुनने में आ रहा है। मानसी जी अमलेंदु जी, इसी पर मैं आप सभी को सुनाती हूँ वो बाइट तेजस्वी यादव ने जो पटना में रैली की थी, जो उन्होंने संदेश दिया था, उसी रैली के बाद में जो बिहार में बदलाव आ रहा है, वो आप एक बार उनकी बाइट सुनिए पहले। तो आप सब लोगों को यह कहना है कि भाजपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलवा देकर के परोस देते हैं। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। बताओ, गोबर को गाजर का हलवा बना करके दे देते हैं, परोस देते हैं। झूठा लोग है ये लोग। इसलिए कल आए थे प्रधानमंत्री जी, बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में, हमको इनडायरेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है, अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है। मोदी जी थोड़ा कान खोल के सुनिए। आज इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं, कल आपने बोला, आज उसका जवाब देने हम आए हैं। चश्मा साफ कर लीजिए, खोल के ये नजारा देखो, जन सैलाब है। मोदी जी जरा बताइए, 90,000 करोड़ का मुनाफा यूपीए 1 में हुआ था, लालू जी ने ऐतिहासिक काम किया। आज तक रेलवे को मुनाफा नहीं हुआ था, लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा भारतीय रेल को दिया था। थोड़ा आप बता दें, आपने 10 साल में कितना मुनाफा दिया? जनता को दिया, रेलवे को दिया या पूंजीपति को दिया? किसको दिया? रेलवे का निजीकरण कर दिया। अब बात करते हैं कि लालू जी ने क्या किया। जितना कूली भाई था सबको नौकरी देने का काम किया, परमानेंट करने का काम किया। आपने कितना कूली भाई को क्या किया? जी बिल्कुल, आपने अभी ये रैली सुनी, रैली में आपने सुना था किस तरह से तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिया था, बोला था, और उसका जन सैलाब आपने देखा था कि गांधी मैदान में जो इन्होंने रैली को संबोधित किया था और कितनी ज्यादा भीड़ थी आप देख ही सकते हैं। पूरी जो पब्लिक से भरा हुआ था, जनता पूरी उसमें वहां तेजस्वी यादव के साथ में खड़ी थी और वो जो बोल रहे थे उनका साथ दे रही थी। और इसी के साथ में इसी रैली के बाद से जो है एनडीए में काफी ज्यादा तकरार दिखाई दे रही है। अमलिंदु जी क्या कहना चाहेंगे इस रैली के बाद से? क्या सच में एनडीए में ये अब जो कह सकते हैं ना बगावत और जो आपस में अंतरकला चल रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस रैली के बाद से ही एनडीए में बदलाव आया 3 मार्च के बाद से? देखिए, इस रैली के बाद से सिर्फ बिहार की ही राजनीति में एनडीए में बगावत के सुर और बदलाव नहीं है, बल्कि पूरे देश भर के पैमाने पर जो है भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से, एक तरीके से कहा जाए कि वो बेइज्जती हो रही है, वो भी शुरू हो गई। क्योंकि पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान से 3 मार्च को जो देश भर में संदेश गया, वो संदेश ये गया कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और बिहार जो है परिवर्तन का वाहक बनने वाला है। ये संदेश जाने के बाद आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लोगों के एक तरीके से कहा जाए कि वो नमस्ते करने के जो है ट्वीट्स आना शुरू हो गए। और भारतीय जनता पार्टी जिनको लड़ाना चाहती थी चुनाव या जिनको टिकट देना चाहती थी, उन्होंने अपने टिकट जो थे वो सरेंडर करना शुरू कर दिए। तो वो टिकट सरेंडर नहीं था, वो इस बात की जो थी एक तरीके से गवाही थी या एक तरीके का संकेत था कि भारतीय जनता पार्टी की क्षमता अब 2024 में चुनाव जीतने की नहीं है, इसलिए उसके अंदर सिर्फ जैसी चीज़ें शुरू हुई। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही चीज़ें शुरू नहीं हुई, बल्कि इसका जो कहा जाए रिफ्लेक्शन जो है वो एनडीए के अंदर भी जो है और उसकी जो अंदरूनी राजनीति है उसके अंदर होना शुरू हो गया। सिर्फ बिहार में खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ भी जो वहाँ भी उसमें खटास पड़ना शुरू हो गई है। उधर देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो जो एकदम से वो नाराज बताए जा रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व से, चूँकि उनका जो है वो इंटर के बाद 12वीं के बाद इंटर वाला उनका काम जो है वो वहाँ हो गया, मुख्यमंत्री से उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो 12वीं के बाद इंटर उनका करा दिया मोदी शाह की जोड़ी ने। तो वो 12वीं के बाद इंटर का बदला लेना चाहते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस तरीके से संतुष्ट करना चाहती है अजित पवार को और एकनाथ शिंदे को, वो नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनकी डिमांड ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी नहीं तो उनके जिम्मे पार्टी करवाई उनकी। यानी एकनाथ शिंदे के हवाले असली शिवसेना हो गई, अजित पवार के हवाले असली एनसीपी हो गई। तो जब
उनके पास असली हो गई तो जो जीत करके आए थे वो असली सांसद भी उनके चुने जाएंगे, बताए जाएंगे। तो अब एनसीपी को भी अपना हक चाहिए इसमें, अजीत पवार की, और एकनाथ शिंदे के जो 17 सांसद हैं उनको भी 17 सीटें चाहिए, यानी इतना तो चाहिए। तो ये दबाव वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ रहा है। तो ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के अंदर शुरू हुई। तो इससे बिहार में जो शुरुआत हुई है वो इससे शुरू हुई कि बिहार में चूंकि दल छोटे हैं और उनका छोटा स्टेक है और भारतीय जनता पार्टी उनको आसानी से हजम कर सकती है और ये उनको ज़्यादा धमका भी आसानी से सकती है। तो ये वहाँ संदेश जाना शुरू हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के इन छोटे दलों को ज़्यादा नुकसान हो सकता है और तेजस्वी यादव के साथ जाकर के उनका अपना जनाधार भी बचा रहेगा। दूसरी बात यह कि जो मानसिकता और विचारधारा की बात है तो वो भी इन दलों की मानसिकता और विचारधारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से मेल न खा करके वो राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के साथ मेल खाती है। तो इधर आकर के आपको विचारधारा का भी नुकसान नहीं होता है, आपको अपने मतदाता को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप इनके साथ क्यों चले आए। जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पे आपको अपने मतदाता को भी बताना पड़ेगा कि आप सामाजिक न्याय की राजनीति जो करते थे या आप अपनी जो जाति की राजनीति करते थे उसमें आप किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, जो कि भारतीय जनता पार्टी वैचारिक तौर पे छोटी जातियों की, अति पिछड़ों की, दलितों की विरोधी समझी जाती है। तो आप उनके साथ किस तरीके से चले गए, तो उनको अपने मतदाता को भी ये समझाना बड़ा कठिन हो जाएगा। दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी उनका पूरा हिस्सा देगी नहीं इन छोटे दलों को। अगर इनको नहीं देगी और दे भी देगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो नीतीश कुमार के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में खेल किया था क्या वो इन छोटे दलों के साथ नहीं करेगी? यानी इन छोटे दलों के मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी सारी जगह अपने साथ तो ले लेगी, मगर इन छोटे दलों के जहां कैंडिडेट होंगे वहां भारतीय जनता पार्टी अपना कोई डमी कैंडिडेट खड़ा करवा के या किसी दूसरे दल का वहां खड़ा करवा के इनके साथ कोई खेल कर सकती है, ताकि उनको नुकसान भी हो जाए छोटे दलों को जो जीत के आने हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनका लाभ जो है पूरे दूसरे सीटों पर ले लें। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो असल में भारतीय जनता पार्टी की जो असल में रणनीतियां रही हैं पहले की और वो अब सामने आ रही हैं वो सारी जो है वो अब जो है बूमरैंग करती हुई नजर आ रही हैं, और छोटे दलों को जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक संशय की स्थिति जो है वो बिहार में पैदा हो गई है। तो यही जो है, और इसको हवा जो है वो तेजस्वी यादव दे रहे हैं, इसलिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दल जो है वहाँ भारतीय जनता पार्टी से छिटकने की स्थिति में पहुँच गए हैं, और समझा यह जाता है कि कोई बड़ा खेल जो है वो बिहार में हो गया है और केवल उसकी घोषणा बाकी बची है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें अभी तक आ रही हैं वो खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ एनडीए को जोर का झटका धीरे से लगने वाला है और भारतीय जनता पार्टी इसको समझ चुकी है कि वहाँ कोई बड़ा खेल होने जा रहा है, और इसका वो डैमेज कंट्रोल किस तरीके से करती है ये देखना होगा। और दूसरी बात यह है कि जो 195 की लिस्ट जारी की भारतीय जनता पार्टी ने पहली, उसमें बिहार का नाम नहीं है किसी का भी। तो ये भी जो है कि बिहार को आपने शामिल क्यों नहीं किया, क्योंकि आपका गठबंधन वहाँ था। तो अगर आप अपनी लिस्ट जारी कर रहे थे तो लिस्ट जारी करने से पहले आप गठबंधन के सहयोगियों से कुछ तो चर्चा करेंगे। आपने एक तरफा अपनी जो थी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट ने भी बड़ा काम किया है भारतीय जनता पार्टी को, गठबंधन को नुकसान पहुंचाने में। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, इसने भी एक बड़ा काम किया है कि आपने बिना सहयोगी दलों से बात किए हुए आपने 195 सीटों पर आपने अपनी लिस्ट जारी कर दी। आपको याद होगा कि अभी 2 या 3 दिन पहले ही जो चिराग पासवान के चाचा हैं पशुपतिनाथ पारस, उनका एक बयान जो था वो एक उन्होंने एजेंसी को दिया था, लगभग 5-7 मिनट का उनका इंटरव्यू है। उसमें वो कह रहे हैं कि 543 सीटें जो देश भर में हैं लोकसभा की, उन पर सब जगह उनका दलित सेना का संगठन है वो सब जगह मजबूत हैं और भारतीय जनता पार्टी को सब जगह मदद करेंगे और 400 सीटें वो जितवा करके लाएंगे। यानी कि वो कहना क्या चाह रहे थे, वो कहना ये चाह रहे थे कि मोदी जी अगर आपने मुझको इग्नोर करने की कोशिश की तो मैं 543 सीटों पर आपको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हूं। ये एक तरीके से पशुपतिनाथ पारस भी भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहे थे, जबकि उन पशुपतिनाथ पारस के हवाले लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं करवाई। यानी लोक जनशक्ति पार्टी में जो करवाई गई वो भारतीय जनता पार्टी के ही इशारों पर ये समझा जा सकता है। मतलब आपने अपने हनुमान जी जो हैं, आपने वो हनुमान जी के पीठ पे एक तरीके का है वो गदा मार दी हनुमान जी की, और आपने पशुपतिनाथ पारस के हवाले जो है वो उनकी पार्टी करवा दी। तो यानी कि दोनों धड़े जो हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, पशुपतिनाथ पारस का धड़ा भी और चिराग पासवान का धड़ा भी, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है कोई विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। पशुपतिनाथ पारस ने बिहार की 40 सीटों पे अपने जो है वो कोऑर्डिनेटर या जो पर्यवेक्षक जो भी कहिए वो उन्होंने नियुक्त कर दिए हैं प्रभारी। यानी कि वो क्या आप संदेश देना चाहते हैं, भाई आपको अगर सीटें मिलेंगी, मान लीजिएगा आपके 5 अभी सांसद 5 मिलेंगी, 6 मिल सकती हैं, 7 मिल सकती हैं, जो भी मिल सकती है, जो भी आपके हो, लेकिन 40 सीटों पे आपने प्रभारी क्यों नियुक्त कर दिए। ये भारतीय जनता पार्टी को पशुपतिनाथ पारस ने भी संदेश देने की कोशिश की है कि मोदी जी अगर आपने मेरा हिस्सा
हड़पने की कोशिश की या मेरा हिस्सा कम करने की कोशिश की तो मैं फिर 40 सीटों पर यहाँ चुनाव लूँगा और आपको नुकसान पहुँचा सकता हूँ। तो यानी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के बीच में जो है एक ज़बरदस्त तरीके से अविश्वसनीय हो गई है और इसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन बिहार में उठा रहा है और एनडीए के अंदर कोई बड़ी टूट फूट होने वाली है, ये समझा जा सकता है। मानसी जी, अमरिंदर, इस पर एक सवाल करना चाहूंगी कि जीतन राम मांझी, इसमें उनका क्या रोल है? कहा जा रहा है कि वो भी नाराज चल रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी का रोल ये है कि जीतन राम मांझी को एक तो नीतीश कुमार ने काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत किया था विधानसभा के अंदर व्यक्तिगत तौर पे, और एक तरीके से कहा जाए कि उनकी जाति को लेकर के भी जो है वो उसको कह सकते हैं कि आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था या आप शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो भी आप समझना चाहें उसको, मतलब सीधा सीधा उनका निशाना जो था वो जीतन राम मांझी थे। जीतन राम मांझी उससे काफ़ी ज़्यादा आहत थे और जीतन राम मांझी जो थे वो चाहते ये थे कि मतलब जो उनका बयान था कि वो चाहते थे कि उनके 2 मंत्री जो है वो बन जाएं इस सरकार में। इस सरकार ने उनके 2 मंत्री बनाए नहीं। उधर जीतन राम मांझी ने खुद कहा कि उनके परिवार के लोगों से महागठबंधन के लोगों ने संपर्क किया था, आरजेडी के लोगों ने संपर्क किया था और वो मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार थे। उस समय उन्होंने ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा राजद के साथ में। लेकिन अब जीतन राम मांझी को समझ में आ रहा है कि भाई मंत्री भी मेरे 2 नहीं बनाए गए और मुझको जो है वो यहाँ लोकसभा में भी सीटें नहीं दी जा रही हैं। बिल्कुल। तो जीतन राम मांझी का नुकसान ये हो रहा है। जबकि जीतन राम अभी जो देखिए इसमें और क्या बात है कि जो अभी जो जातिगत जनगणना के सर्वे वहाँ मतलब जातिगत सर्वे जो हुआ वहाँ बिहार में, उसके जो आंकड़े आए हैं उसमें ये आया है कि वहाँ ज़्यादा आबादी जीतन राम मांझी की है, जाति की, मतलब दलितों के अंदर। तो जीतन राम मांझी जो है काफ़ी ज़्यादा है, एक तरीके से कहा जाए वो भारतीय जनता पार्टी को भी और आरजेडी को जिसके साथ जाएंगे उसको फायदा पहुंचाने की स्थिति में हो सकते हैं। तो यानी चिराग पासवान के बदले या पशुपतिनाथ पारस के बदले जीतन राम मांझी का भी स्टेक कम नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी को बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट पर निपटाना चाहती है। जीतन राम मांझी उसके लिए तैयार नहीं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आपने मेरा मंत्री भी नहीं बनाया, कम से कम 4 सीटें मुझको चाहिए। ये खबरें हैं, अब पता नहीं जीतन राम मांझी क्या मांग रहे हैं, हो सकता है 10 भी मांग रहे हैं और हो सकता है 1 भी नहीं मांग रहे हो। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबरें वो यही है कि जीतन राम मांझी वहाँ 4 सीट की डिमांड कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उनको 4 सीट किस तरीके से दे, किसके हिस्से में से दे? एक तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे थे कि वो 40 से 40 सीटें जीत करके आएंगे बिहार से, जबकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे उस समय भी। तो अगर आप 40 की 40 सीटें जीत करके आ रहे थे तो आपने क्यों साथ में ले लिया नीतीश कुमार को? बिल्कुल, है ना। तो अब ये भी सवाल उठाए। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कमजोरी पहले से थी और उस कमजोरी को आपने जो पाटने की कोशिश की, उस कमजोरी को पाटने की कोशिश में आप जो थे वो अपने साथ ही कुछ ना कुछ उल्टा कर बैठे। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ हो रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की बिहार में जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से बूमरैंग कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अपने दांव बिहार के अंदर खेले हैं और जिस तरीके से भी अपनी उसने बिसात बिछाई है, उस पर भारतीय जनता पार्टी अपने ही मोड़ों से मात खाने की स्थिति में पहुंच रही है। मानसी जी, क्योंकि सभी दलों ने तो तब एनडीए से जो है हाथ मिला लिया था, लेकिन अब हो क्या रहा है कि जब वो अपनी मांग रख रहे हैं तो एनडीए सुन नहीं रही है ना, उन्हें जहां से टिकट चाहिए उस पर भी कोई बात नहीं की जा रही है। और जबकि इस वक्त जो हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन है जो काफी ज्यादा मजबूत इस टाइम पर निकल कर सामने आ रहा है। लोकसभा चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं उस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन है काफी ज्यादा मजबूत हो रहा है और रैली में किस तरीके से जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है। और जो एनडीए की सरकार जो मतलब एनडीए है उसमें जो है उनकी पार्टी में फूट डलती जा रही है, क्योंकि जिन दलों को उन्होंने अपने साथ रखा था, उनसे हाथ मिलाया था, वो उनकी मांगों को कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर रहे हैं। तो अमलिंदु जी, कहीं ना कहीं ये अब हो सकता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते एनडीए में बहुत बड़ा कुछ खेला हो सकता है। देखिए, बहुत बड़ा खेला हो सकता है और संभावनाएं ये भी जताई जा रही है कि ये भी हो सकता है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इन छोटे दलों के साथ कोई गठबंधन की घोषणा कर दे और उसके बाद भी ये दल जो है वो नमस्ते थैंक यू मोदी जी बोल करके, जैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद जो हैं और तमाम उम्मीदवार थैंक यू मोदी जी बोल करके जा रहे हैं, तो ये छोटे दल भी मोदी थैंक यू मोदी जी बोल करके और आरजेडी के साथ चले हैं। उनकी सुनवाई हो नहीं रही है। दूसरा देखिए आप, ये है कि 2 बयान हैं। एक तो जेपी नड्डा जो जिस समय गए थे बिहार में, जब नीतीश कुमार जो थे वो साथ में ही थे, पाला नहीं बदला था, उन्होंने कहा था कि छोटे दल जो है वो समाप्त हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। तो ये छोटे दलों को संदेश ये भी गया, उसी से नीतीश कुमार ने उस समय पलटी मारी थी उस समय एकदम से कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो छोटे दलों को समाप्त करने पर तुली हुई है। दूसरा जो सम्राट चौधरी इस समय उप मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान जो था वो ये था कि हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की अकेले दम पे सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये विश्वास मत से पहले ही उनका बयान आ गया था बिहार में जब भी विश्वास मत परीक्षण हुआ उस पर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे वहाँ सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रही है। ये इन छोटे
दलों की भी समझ में आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे सरकार कैसे बना लेगी? अकेले दम पे सरकार तभी बनाएगी जब वो अपने ही जो सहयोगी हैं उनको नष्ट करेगी। तो ये उनकी समझ में आ गया छोटे दलों की में कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमको पहले नष्ट करेगी, उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेगी बिहार में। उसकी जमीन तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि वो अपने ही सहयोगियों को नष्ट नहीं करे। तो ये इन छोटे दलों की समझ में आ रहा है। तो यानी इन छोटे दलों के सामने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने पे एक तरीके से कहा जाए एक तरफ मौत और एक दूसरी तरफ कुआं, जो एक तरफ खाई एक तरफ कुआं वाली स्थिति जो है वो है। तो ये चाहते हैं कि इनको अच्छा सम्मान भी मिले और दल बचे भी रहें। तो ये समझ में आ रहा है कि आरजेडी इस तरीके के कोई काम नहीं करेगी या इंडिया गठबंधन इस तरीके का कोई काम नहीं करेगा इन छोटे दलों को समाप्त करे। क्योंकि अभी तक का जो इतिहास बताता है वो ये है कि इंडिया गठबंधन के जो भी सहयोगी दल हैं उन्होंने कम से कम इस तरीके के काम नहीं किए। तो ये अभी तक की चीज़ें हैं। तो ये इन छोटे दलों को लग रहा है कि दूसरी तरफ जा करके हम जो है वो बचे भी रह सकते हैं। और चूंकि राजनीति महंगी भी होती जा रही है एक तरीके से कहा जाए, इस महंगी राजनीति के दौर में छोटे दलों का बच पाना जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये छोटे दल जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने से जो सहयोगी छोटे दल हैं उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है। ये बात जनता भी समझ रही है और ये बात ये छोटे सहयोगी दल भी समझ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से ये छोटे दल छिटक रहे हैं बिहार में। और इसकी शुरुआत मुझे लगता है बहुत जल्दी होने वाली है। सिर्फ घोषणा करना बाकी, मतलब मैं मोदी जी को थैंक यू बोलना बाकी बचा है। बाकी सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। आप ऐसे समझ सकती हैं मानसी जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा अमलेंदु जी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस उसका टेलीकास्ट होना बाकी रह गया है। क्योंकि जैसे ही लोकसभा चुनावों की जो तारीख आ जाएगी उसके बाद देख सकते हैं कि एनडीए में जरूर कुछ ना कुछ बड़ा खेला होगा। और अमलेंदु जी आज आपने इस पर जानकारी दी इस मुद्दे पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, आज हमारी इस खरी खरी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए